नमस्कार। देश की समृद्ध संस्कृति, कला और साहित्य का आईना आपके अपने वीकली कल्चरल शो वाइब्रेंट भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश भर से साहित्य सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सबसे पहले आपको बताते कि इस बार वाइब्रेंट भारत में हम किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। जी हां पराक्रम, इस बार अपने दर्शकों को हम लेकर चल रहे हैं दिल्ली, केरल, गोवा और कश्मीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं देश का दिल यानी राजधानी दिल्ली, जहां बीते सप्ताह एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम मेरा रंग दे बसंती चोला स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब के बलिदानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को समर्पित रहा। कुमुद दीवान फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस के इस कार्यक्रम में क्या खास रहा, जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। देश आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है। इस श्रृंखला में 8 मई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास तौर पर पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित ये कार्यक्रम कुमुद दीवान फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस की प्रस्तुति था। सांस्कृतिक संध्या का आगाज गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा भांगड़े की जोशीली प्रस्तुति से हुआ। वहीं इससे पहले कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि IJNCA के न्यासी डॉक्टर भरत गुप्त ने स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब के योगदान पर चर्चा की। कला हवाई जहाज में या आसमान में या डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं होती, कला एक भूमि पर होती है। तो ये पंजाब की भूमि की कला है, ये उन लोगों की कला है जिन्होंने सचमुच इस देश को अपने खून से सींचा है। मैं 15 वर्ष पहले सर्कुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार है उसमें गया था। वहाँ जाकर मैंने ये देखा कि सबसे अधिक लोग जिनको प्रताड़ना दी गई, काला पानी जिसको कहते थे, वो या तो बंगाल से थे या पंजाब से थे। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इन देश के दो प्रांतों का है। इसी कड़ी में जाने मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर कुमुद दीवान ने गदर के पहले और बाद के दौर की प्रतिबंधित कई कविताओं को लय ताल बद्ध कर दर्शकों के सामने पेश किया। सच्चा करूं बयान हुआ था जो जलियांवाले में पड़े हुए हैं हिंदी अब किस जालिम के पाले में। जकड़ा हुआ हिंद बेबस है, जकड़ा हुआ हिंद बेबस है, जकड़ा हुआ हिंद बेबस है, गैरों के ताले
ये पहला अवसर था जब इन बैंड पोएट्रीज को पहली बार मंच से आम जनता के साथ साझा किया गया। खेतों की ये वुसअत, ये किसानों की कमाई, खेतों की ये वुसअत, ये किसानों की कमाई, इन दोनों से है हिंद के जीने का सहारा। कुछ गदर पोइट्री है, कुछ बैंड पोइट्री है लाहौर वगैरह से बाय ब्रिटिश उस ज़माने की। वहीं डॉक्टर कुमुद्दीवान के स्वर में देशभक्ति के कई अनसुने गीत और नगमे भी सुनने का मौका था। कफन लेके निकले वतन दे सिपाही, कफन लेके निकले वतन दे सिपाही, कहो जंग बाजा रोकन तबाही, किसे हार के पैर ऐठे टिके ना, ज़माने की तारीख दे दे गवाही, ये धरती ये वीरा जवाना की धरती। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति रही दास्तान आजादी। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, रिहा सैयद के हाथों से अपना आशियां होगा। चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुलीची को, बहार आ जाएगी दम जब अपना बागबां होगा। ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं, ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं है, खंजरे कातिल पता कब फैसला उनके हमारे दरमियां होगा। कमलजीत सिंह और साथियों की ये दास्तां गोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऑल फीमेल रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की वीरता और देशभक्ति को समर्पित रही। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी थी, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। और अब अमृता रुक करते हैं दक्षिण भारतीय राज्य केरल का, जहां बीते दिनों त्रिशूर में पुरम उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स के तौर पर प्रसिद्ध त्रिशूर पुरम कोरोना के कारण 2 साल के बाद इस बार पूरी भव्यता के साथ लौट पाया है। पारंपरिक आभूषणों से सजे हाथियों की शोभा यात्रा, पारंपरिक पंचवाद्यम और खासतौर की आतिशबाजी के रंग इस उत्सव को खास बनाते हैं। आइए शामिल होते हैं केरल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा के प्रतीक इस अनोखे उत्सव त्रिशूर पूरम में। सजे धजे हाथी, रंगीन आकर्षक छतरियां और पारंपरिक प्रभावशाली ढोल संगीत के रंगों में डूबा ये है केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव। गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले इस खूबसूरत राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान त्रिशूर पूरम कोरोना के कारण 2 साल के बाद अपनी रौनक के साथ लौटा।
त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथम मंदिर में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले इस उत्सव का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। देश के सबसे पुराने टेम्पल फेस्टिवल्स में से एक त्रिशूर पूरम की शुरुआत कोची के महाराजा सक्थान थम्पुरम ने 1790 में की थी। हर साल इसका भव्य आयोजन केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट और संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। Last 2 years there was no function like this, so we are so exciting to see all this today's programs, and we are happy with we are enjoying completely. We family we are all every year we will enjoy this program, and really we like this. त्रिशूर पूरम में हाथी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हाथियों को नेटी पट्टम यानी सजावटी सुनहरे आभूषण और घंटियों से खास तौर पर तैयार किया जाता है। इन सुसज्जित हाथियों की शोभा यात्रा पूरम त्योहार का खास आकर्षण होती है, जिसके बाद तेज गति और लयबद्ध तरीके से रंग बिरंगी चमकीली छतरियों के अदला बदली वाला कुडमाट्टम समारोह अपने आप में देखने लायक होता है। इसके अलावा पारंपरिक वाद्य यंत्रों का आकर्षक वादन पंचवाद्यम भी उत्सव का एक और रंग है, जिसे इलंजित्तरा मेलम के नाम से जाना जाता है। लगभग 250 बेजोड़ कलाकार इस पारंपरिक वाद्य वृंद में भाग लेते हैं, जिसका नेतृत्व चेंडा कलाकार करते हैं। Our Trishur Puram, a famous Puram, one of the biggest in the world. Elinjatra Melam, the biggest orchestra symphony in the world. I am leading 24 years of Elinjatra Melam. That gives me very much pleasure and happiness to continue in this field and to perform for the audience. हर साल इस पारंपरिक वाद्य वादन को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है। मुख्य त्योहार की यात्रा प्रातःकाल सबसे बड़े मंदिर से शुरू होती है, जिसका स्वागत अन्य 9 मंदिरों के श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पूरम उत्सव की आतिशबाजियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कुल 2 आतिशबाजियां होती हैं, जिनमें से एक ध्वजारोहण और एक मुख्य पूजा के दिन होती है। उत्सव का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ होता है। और आइए अब हम अपने दर्शकों के लिए लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे संस्कृति का अनोखा मिलन, जी हाँ, देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी हम दरअसल जो बात कर रहे हैं वो है गोवा की म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट की, जहां संग्रहित चीजों में भारत पुर्तगाल की संस्कृतियों की मिली जुली झलक देखने को मिलती है। यहाँ के क्रिश्चियन आर्ट ऑब्जेक्ट्स पर इंडियन इफेक्ट न केवल देखने लायक है बल्कि रोमांचित करने वाला भी है। तो अमृता, चलते हैं गोवा और इस अनोखी विरासत को देखते हैं जो इस राज्य की मिट्टी की पहचान है। गोवा समुद्री और प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज इस राज्य की कला और संस्कृति अपने आप में बेहद अनोखी है। गोवा की इसी संस्कृति से
फिर से जुड़ने का मौका देता है म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट, जो ओल्ड गोवा की सुंदर पहाड़ियों पर स्थित 17वीं शताब्दी के सांता मोनिका कॉन्वेंट के अंदर बना है। ये म्यूजियम कलास्टे गुल्बेनकिन फाउंडेशन पुर्तगाल और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नई दिल्ली के सहयोग से स्थापित किया गया, जिसे दुनिया भर में दो समृद्ध संस्कृतियों के मिलन के लिए जाना जाता है। असल में म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट की खासियत है यहाँ संग्रहित क्रिश्चियन आर्ट ऑब्जेक्ट्स पर भारतीय प्रभाव। कला वस्तुओं में ये भारत पुर्तगाली प्रभाव ही गोवा की असल संस्कृति का प्रतीक है। जहां मरियम किसी हिंदू देवी सी नजर आती हैं, तो प्रभु यीशु बाल कृष्ण जैसे। It's the only museum that showcases an Indian influence on the Christian art. We have so many unique objects, right from the Virgin standing on the lotus, draped in a sari. We have also an infant Jesus in a little cradle, which has such strong resemblances to Krishna, baby Krishna. दो संस्कृतियों के इस अनोखे मिलन के कारण ये संग्रहालय न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से रिसर्च स्कॉलर्स और कल्चर एंथुसियास्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। साल 1994 में पहली बार खुलने के 20 साल बाद एक बार फिर संग्रहालय के रेनोवेशन और आधुनिकीकरण की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद MOCA और कलास्टे गुल्बेनकिन फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से संग्रहालय को नवीनतम विश्व मानकों में बदलने और अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इसी के साथ म्यूजियम के जरिए लोगों को एक बेहतर अनुभव देने के उद्देश्य के साथ एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और साल 2017 से 2020 के बीच रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम चला। The museum has been here since 2002 and in the year 2017 undertook a major upgradation project. This project received a major grant from the Ministry of Culture, New Delhi under the Museum Grant Scheme. The museum has also received the support of local institutions like the state government, the Archdiocese of Goa, and has also received international support from the Ministry of Culture, Portugal, and the Calouste Gulbenkian Foundation in Lisbon, Portugal. म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट का उद्देश्य गोवा की क्रिश्चियन आर्ट पर भारतीय प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए गोवा की प्राचीन संस्कृति और कला से रूबरू करवाना है। तो अगली बार जब आप गोवा जाएं, तो संस्कृतियों के मिलन के इस अनोखे संग्रहालय को देखना न भूलें। और पराक्रम, चलिए अब उस सेगमेंट का रुख करते हैं जिसका हमारे दर्शकों को होता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सवाल जवाब की। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है कश्मीर की क्रूवेल कढ़ाई। आइए जानते हैं इसके बारे में। कश्मीर की क्रूवेल कढ़ाई वादियों की खास हस्तकला की नजीर पेश करती है। रंगीन और आकर्षक इस कढ़ाई की खूबसूरती के पीछे कारीगरों की मशक्कत साफ नजर आती है। अपनी उत्कृष्टता और खूबसूरती के कारण कश्मीरी क्रू वर्क की आज पूरी दुनिया में भारी मांग है। लिनन या सूती कपड़े पर पतले ऊन के धागे से की जाने वाली ये नीडल आर्ट मूल रूप से चेन स्टिच की तरह है, जिसे आमतौर पर सफेद बैकग्राउंड पर किया जाता है। कढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हुक ही असल में क्रूवेल कहलाता है। कढ़ाई के दौरान सेंटर के चारों ओर हुक से चेन स्टिच तरीके से
सॉलिड पैटर्न बनाए जाते हैं। पैटर्न और डिजाइन्स के लिए ज्यादातर फूल और लताओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास कश्मीरी कढ़ाई सजावट से लेकर आम जरूरत की चीजों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अमृता, अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के सवाल की भी। जी हाँ, बिल्कुल। इस सप्ताह के लिए आपका सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल्स किस शहर या किस राज्य से संबंधित हैं? आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का जाना माना नाम, संतूर वादक और संगीतज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा के संगीतमय जीवन सफर की कुछ झलकियों के साथ। ये महान संगीतज्ञ अब हमारे बीच नहीं है। संतूर को शास्त्रीय परंपरा के एक अहम वाद्य के रूप में स्थापित करने का असल श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। संतूर की तारों की जादूगरी जो पूरे माहौल को सहरज़दा कर जाती है। संगीत का एक हसीन सफर जिसने देखे बड़े उतार चढ़ाव। बचपन से ही संगीतमय माहौल में आंखें खोली। उनके एल्बम्स ने गीत संगीत की दुनिया में बेहद धूम मचाई। यही नहीं, बॉलीवुड में शिवहरी ने एक से बढ़कर एक गीत रचे जो हिंदी फिल्मों की दुनिया में इतिहास रच गए। की मेहनत और समर्पण का सिला रहे बेशुमार अवार्ड्स और सम्मान। जब संतूर का जिक्र आएगा तब पंडित शिव कुमार शर्मा के अहम योगदान का जिक्र लाजमी होगा। इसी के साथ वाइब्रेंट भारत में आज के लिए इतना ही। मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।